हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यूपीएससी मेंस से संबंधित एथिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। यहां पर हम लोग नीति शास्त्र की शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हम लोग यहाँ पर नीति शास्त्र के विविध आयामों को पढ़ेंगे। नीति शास्त्र के जो विविध आयाम हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो शाखाओं के आधार पर और दूसरा है आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर। शाखाओं के आधार पर आपको वर्णनात्मक, मानकीय और अधि, इसके अलावा व्यवहारिक नीति शास्त्र देखने को मिल जाएगा। वहीं आधुनिक विचारकों ने भी नीति शास्त्र को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें आपको मार्क्सवादी विचार, लैंगिक विचार, अश्वेद और फ्राइडवादी विचार यहां पर देखने को मिल जाएंगे। हम लोगों ने लेक्चर 1 में ये बात पहले ही जान ली थी कि यूपीएससी ने ये वाला जो पेपर है, एथिक्स वाला पेपर है, प्रशासनिक सेवा के हिसाब से डिजाइन किया है। हमसे मतलब यूपीएससी ने ये पेपर जो है प्रशासनिक सेवाओं की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया है। तो यहां पर यह कहना गलत होगा कि यह पेपर पूरी तरह से फिलॉसफी बेस्ड है। ये पेपर, इसमें फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है और सोशियोलॉजी भी है। जबकि आप जो यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में जो एथिक्स का अध्ययन करते हैं तो उससे ये वाला पेपर काफी डिफर है। यानी यहां पर हम अध्ययन जो करेंगे वो प्रशासनिक सेवा के हिसाब से करेंगे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टॉपिकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शाखाओं के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, शाखाओं के आधार पर आपका पहला जो इसका प्रकार आ जाता है वो आ जाता है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। वास्तव में होता क्या है ये? नीति शास्त्र की वह शाखा जो नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का अध्ययन करता है वर्णनात्मक नीति शास्त्र कहलाता है। देखिए, ये जो वर्णनात्मक नीति शास्त्र है ये समाज में प्रचलित रीति रिवाज हैं, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, इन सब का अध्ययन करता है। यानी ये मूलतः अनुभव आधारित यहाँ पर पूरा अध्ययन होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी नीति शास्त्री हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए या अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के जरिए नैतिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से समाज में कौन कौन से नैतिक मूल्यों को वैध माना गया है और किन समाजों में किन मूल्यों को अनैतिक माना गया है। तो ये पूरा अनुभव बेस्ड होता है, यानी कि आगमन पद्धति बेस्ड होता है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके फलस्वरूप हम कुछ परंपराएं और इसके अलावा जो रूढ़ियां हैं या निषेध हैं इनका भी विवरण हमें प्राप्त होता है कि कौन से समाज में कौन से विचारों को आदर्श माना गया है और कौन से विचारों को अनैतिक माना गया है। तो ये सब बातों का अध्ययन भी हम यहाँ पर करते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हम परिवार और विवाह जैसी जो संस्थाएं हैं इनका उद्भव कब हुआ, इनका विकास कब हुआ, ये सारी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। यानी ये वर्णनात्मक नीति शास्त्र हमें बताता है कि कैसे समाज बने हैं, कैसे जो आपकी संस्थाएं हैं, तमाम जो संस्थाएं आपको बांधे रखती हैं, चाहे परिवार हो आपका, आपकी मित्र मंडली हो, चाहे आप जो समाज या आपकी जातिगत व्यवस्था हो, तो जो भी व्यवस्था है वो आपको कैसे बांधे रखती है, कैसे उसके मूल्य बने हुए हैं, इन सब का अध्ययन जो है आपका वर्णनात्मक नीति शास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत इस बात की भी खोज और पहचान की जाती है कि किसी समाज में कौन से नैतिक नियम जो हैं और आदर्श प्रचलित हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कौन से समाज में कौन से नैतिक नियम अच्छे माने गए हैं, यानी शुभ माने गए हैं, और कौन से अशुभ माने गए हैं। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि नीति शास्त्र के जो मूल्य हैं या इसके जो नियम हैं देश काल और परिस्थिति में बदलते रहते हैं। यानी जो चीजें नैतिकता वाली हमारे भारत में हैं वो अमेरिका से डिफर होंगी, जो नैतिक मूल्य अमेरिका में है वो भारतीय परंपराओं से डिफर होंगे, दोनों में अंतर होगा। तो ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। वर्णनात्मक नीति शास्त्र जो है नैतिक प्रतिमानों के अध्ययन का एक स्वतंत्र उपागम है जो पर्यवेक्षण पर आधारित है, न कि मूल्यों पर। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यानी हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जिस समाज में जाकर वहां के मूल्यों को, वहां के आदर्शों को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम मूल्यों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जो प्रतिमान, जो नैतिकता के जो प्रतिमान बने हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग लोग अपना व्यवहार या आचरण करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका हो जाता है वर्णनात्मक नीति शास्त्र, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एथिक्स की अब दूसरी शाखा है मानकीय नीति शास्त्र, इन नॉर्मेटिव एथिक्स। नीति शास्त्र की शाखा के अंतर्गत हम लोग आचरण का आदर्श बताया गया है कि किस प्रकार का आचरण जो है नैतिक है, कैसा अनैतिक है, कौन सा आचरण हमारे लिए शुभ है, कैसा अशुभ है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। यानी यहाँ पर मानव आचरण कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इस तथ्य की विवेचना की जाती है। यानी वास्तव में यह उस कसौटी की खोज है जो किसी व्यवहार के औचित्य का परीक्षण करता है। ये सारी चीजें मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं।
मानकीय नीतिशास्त्र को निर्देशात्मक नीतिशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको आदर्शात्मक नीतिशास्त्र भी कहा जाता है। खास करके ये जो नीतिशास्त्र है ये वास्तव में उन प्रतिमानों की परीक्षा करता है जिससे उचित अनुचित शुभ अशुभ की पहचान की जाती है। ये नीतिशास्त्र आपके नैतिक आदर्शों से विचलित होने के लिए दंड का विधान भी करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से या नैतिक आदर्शों से विचलित हो रहा है तो उसको दंड भी दिया जाता है। ये इस बात की भी पैरवी करता है। साथ में ही ये दंड के औचित्य को भी प्रमाणित करता है कि आपको दंड जो दिया गया वो क्यों दिया गया, क्या ये देना सही था। तो ये सब बातें भी वो स्पष्ट करता है, इसका औचित्य भी बताता है। अब देखिए दंड का विधान यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि नैतिक विचलन जो है सामाजिक और नैतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो इसलिए यहां पर इसमें दंड का विधान रखा गया है। आप ये देखेंगे कि मानकीय नीतिशास्त्र में अरस्तू का सद्गुण सिद्धांत आ जाता है, कांट का निरपेक्ष आदेश संबंधी सिद्धांत आ जाता है और मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत आ जाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत भी यहां पर आ जाता है। देखिए हम लोग इन सभी सिद्धांतों को आगे जैसे जैसे हमारे पाठ्यक्रम का विकास होगा, पाठ्यक्रम बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे इन सबको आगे चल के डिटेल में जानेंगे। गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत आप लोग जानते हैं, बचपन से सुना होगा, कर्म करो कर्म फल की इच्छा मत रखो। यानी आप कर्म कीजिए, कर्म आपके हाथ में, कर्म फल आपके हाथ में नहीं है कि जो मिलेगा वो मिलेगा, आप कर्म कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए। यानी कर्म फल की अगर टेंशन में लग गए आप तो यकीन मानिए आप काम नहीं कर पाएंगे, यानी अपना कर्म सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इसके आदर्श माने गए हैं, यानी ये सब आदर्शात्मक नीतिशास्त्र के कुछ प्रमुख उदाहरण माने गए हैं। इसके अलावा मानकीय नैतिक सिद्धांत का एक गोल्डन रूल भी है, जिसको क्लासिक उदाहरण या फिर गोल्डन रूल कहते हैं, कि मनुष्य को यानी हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। वास्तव में ये वाला जो कथन है ये ईसाईयत का कथन है, यानी जो क्रिश्चियनिटी है इसका ये कथन है कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यानी हम मान लीजिए किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के साथ हम जो मारपीट कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, पॉजिटिव व्यवहार करे, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी आप जैसा देंगे, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। समझ रहे हैं आप? यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परंपराओं में कहा जाता है कि आप जैसा बोएंगे वही काटेंगे। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है, आप किसी को सम्मान देंगे वो भी आपको सम्मान देगा, आप किसी को गाली देंगे तो एक हद तक हो सकता है सुन ले वो, लेकिन कुछ समय बाद वो भी आपको गाली देगा। तो यहाँ पर क्या है, ये गोल्डन रूल आ जाता है कि मानकीय नैतिक सिद्धांत का एक ये गोल्डन रूल है कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अब देखिए विचारकों, दार्शनिकों के आधार पर जो मानकीय नीतिशास्त्र है इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। पहला तो है परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीतिशास्त्र, जिसको डीओंटोलॉजी एथिक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही होगा। यानी कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं, केवल वही नियम फॉलो किए जाएंगे, उन नियमों में विचलन 1% भी संभव नहीं है। जैसे भाई बहन का विवाह, तो भाई बहन का विवाह कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, लेकिन भाई बहन का विवाह संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये परिणाम निरपेक्षवादी है। यानी कि ये जो परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि कितना भी विकट संकट आ जाए ये वाला नैतिक नियम टूटना नहीं चाहिए। यानी किसी समाज में यदि नैतिक नियम है तो उसका किसी भी परिस्थिति में पालन करना ही यहाँ पर नैतिक कार्य है, ये इसमें अपेक्षा की जाती है। इसके बाद अगला आ जाता है प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र, टेलियोलॉजी एथिक्स। तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणामों से तय होगा कि ना कि निश्चित नैतिक नियमों से। देखिए यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल अपने बचपन से सुना होगा, आप इस भारतीय समाज में रहे हैं, परिवार में रहे हैं, तो ऑब्वियसली बातें जानते होंगे। देखिए कभी हमारे परिवारों में आपने देखा होगा, खास करके हमारे परिवारों में जब किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? क्या वो मैसेज अपने घर में डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई फलाने आदमी की मृत्यु हो गई है? आप ऐसा नहीं करते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई वो बीमार हो गया है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्योंकि आप परिणाम जानते हैं, किसी को अगर हम अचानक से ये न्यूज देंगे और हो सकता है वो कमजोर हृदय वाला हुआ तो अचानक से उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो हम क्या करते हैं? समय को भांपते हैं, व्यक्ति को देखते हैं कि भाई व्यक्ति ये बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे करके उसको बताने का प्रयास करते हैं ताकि उसको एकदम अटैक ना आ जाए। तो ये होता है प्रयोजनवाद। यानी हम पहले से उसको देखते हैं कि नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय परिणामों से तय होगा। हमें ये पता है कि भाई हमारी माँ, हमारे पिता किसी चीज़ को तत्काल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, तत्काल उन्हें कोई बात पता चलती है, उनका बीपी हाई या लो हो जाता है,
तो हम उस चीज को पहले ही से जानते हैं, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, सिचुएशन देखकर वहां पर नैतिक निर्णय लेते हैं। तो ये हो गया प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र। इसके अलावा एक अगला है सद्गुण नीतिशास्त्र, वर्च्यू एथिक्स। सद्गुण नीतिशास्त्र नियमों या परिणामों की अपेक्षा व्यक्ति के गुण और गुण में भी सद्गुण पर बल देता है। यानी यहां पर ध्यान देना, यह केवल और केवल किस पर, सद्गुण पर बल देता है। कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं, यह निर्णय इस बात से होगा कि सद्गुण से युक्त व्यक्ति उसके संबंध में क्या निर्णय लेता है। यानी खास करके यहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है, तो जटिल से जटिल परिस्थिति में भी उसका व्यवहार न्यायपूर्ण ही होगा, ये सद्गुण नीतिशास्त्र का मानना है। तो यहां पर आपने जो मानकीय नीतिशास्त्र है इसकी तीनों शाखाओं के बारे में भी जान लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीतिशास्त्र की तीसरी शाखा है अधिनीतिशास्त्र, जिसको मेटा एथिक्स कहा जाता है। देखिए यहां पर मेटा का जो अभिप्राय है ये परे या बाद से है, यानी कोई चीज हमारे समझ से परे हो या बिल्कुल अलग टाइप की चीज हो, उसके लिए मेटा शब्द यूज किया जाता है, यानी कि के बाद या परे के अर्थ में। जैसे आपने अगर फिलॉसफी पढ़ी है तो आपको पता होगा फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस मानी गई हैं। एक तो ज्ञान मीमांसा मानी गई है, दूसरी तत्व मीमांसा मानी गई है, और तीसरी जो है नीति मीमांसा मानी गई है। देखिए ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहा जाता है, इसके बारे में आपने सुना होगा मेटाफिजिक्स। और नीतिशास्त्र के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। तो तत्व मीमांसा वाला जो पोर्शन होता है फिलॉसफी में, इसमें ईश्वर, इसके अलावा आत्मा और जगत, ये सब बातें आती हैं कि ईश्वर कौन है, कैसे उसकी सत्ता चलती है, और जो है भी उसको किसने बनाया है, स्त्री है या पुरुष है, ये सब बातें ईश्वर से संबंधित पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवित व्यक्ति में होती है, मृत्यु में अगर निकल जाती है तो कहाँ जाती है। भाई अगर आत्मा जो है जीवित शरीर में रहती है और मरने के बाद जाती है तो कहाँ जाती है, और वापस आती है तो कैसे आती है। तो ये सब मेटाफिजिक्स के क्वेश्चन है। ये संसार, ये जगत किसने बनाया है, क्या इसके अलावा भी कोई संसार है, तो ये सब बातें मेटाफिजिक्स की हैं, यानी के परे या बाद में, इसके अर्थ में मेटाफिजिक्स की ये बातें आ जाती हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहें तो जो मेटाएथिक्स वाला पोर्शन है ये वास्तव में इसके अंतर्गत नैतिक भाषा के स्वरूप और इसके अर्थ पर विचार किया जाता है, यानी जो बात कही गई है कथन के रूप में वो किस हद तक सही है, तो ये बात यहां पर देखी जाती है। अधिनीतिशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अन्वेषण किया जाता है कि नीतिशास्त्र के जुड़े पारिभाषिक शब्दों और मान्यताओं के वास्तविक अभिप्राय क्या हैं, अर्थात ये क्या इंगित करते हैं। देखिए यहां पर आप ये देखेंगे इसमें कि जहां पर आपका जो मानकीय या फिर आदर्शात्मक नीतिशास्त्र है इसके अंतर्गत आचरण के आदर्श नियम और मानक बताए गए हैं, वहीं पर अधिनीतिशास्त्र के अंतर्गत आदर्शों और नियमों की वैधता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है। अधिनीतिशास्त्र को विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार वही कथन सार्थक हो सकता है जिसका विश्लेषण किया जा सके। जैसे चोरी करना सही है, एक कथन है चोरी करना सही है, तो यहां पर चोरी करना एक नैतिकता का प्रश्न है, किंतु यहां पर जो सही शब्द लगा है इसका जो मतलब है या इसका जो मीनिंग हम फाइंड आउट करेंगे वो मेटाएथिक्स के जरिए करेंगे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि मेटाएथिक्स होता क्या है। वास्तव में हमने जो कथन कहा है और कथन में भी जो शब्द हैं, मूल शब्द आ जाते हैं बीच बीच में, उन पर एनालिसिस की जाती है, वो मेटाएथिक्स है कि वो कथन में जो शब्द यूज किए गए हैं वो कहाँ किस हद तक सही हैं। तो ये हम यहां पर देखते हैं। एथिक्स की चौथी शाखा है व्यवहारिक नीतिशास्त्र, इसको एप्लाइड एथिक्स के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में 2 शाखाएं होती हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष होता है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है, उसी तरह से एथिक्स के भी 2 पक्ष हैं, एक तो सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। सैद्धांतिक विवेचन में नीतिशास्त्र निश्चित रूप से सैद्धांतिक है, लेकिन जहां तक उन सिद्धांतों का मानव जीवन से स्थापित करने का प्रश्न है वहां पर इसकी प्रगति जो है व्यवहारिक हो जाती है। तो आज जीवन के विभिन्न क्षेत्र जो हैं, जैसे आपके चिकित्सा का क्षेत्र हुआ, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, व्यापार के क्षेत्र में देख लें, पत्रकारिता में देख लें, राजनीति में देख लें, तो यहां पर नैतिक प्रतिमानों और सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है और आपसे उसके जरिए रियल लाइफ में जो आने वाली जो बाधाएं हैं या समस्याएं हैं या जो नैतिक दुविधाएं हैं उनको कैसे निपटाते हैं, ये आपका व्यवहारिक नीतिशास्त्र है। यानी नीतिशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट किंतु नैतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे जैसे गर्भपात है, जानवरों के अधिकार हैं, यूथेनेसिया जिसको इच्छा मृत्यु कहा जाता है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारिक नीतिशास्त्र ये कहलाता है। वास्तव में इसमें दुविधा और मानसिक द्वंद्व की स्थिति में व्यवहारिक नीतिशास्त्र में
नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग करना सिखलाता है ताकि हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। देखिए, आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आप उस चीज को व्यवहार में कैसे लाएंगे, उसको सीखेंगे कैसे? जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे। भाई, आपने बचपन से तमाम सिद्धांत पढ़े हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वहां पर लैब बनी हुई थी, यानी जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल भी तो कहीं करते थे। तो उसी तरह से केवल और केवल किताबों की पोथी पढ़ने से केवल यहाँ पे काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर इसमें व्यवहारिक नीतिशास्त्र भी जोड़ा गया है कि भाई, जब रियल लाइफ में आप समाज में उतरते हैं, समाज में उतरने के बाद आप विभिन्न प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो उनको आप कैसे निपटाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा है, आप कैसे एग्जाम पास कर गए, कितने नंबर लेकर आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपने सिद्धांतों को रट रटा कर काम चला लिया हो, भाई रट्टा जो रट्टू तोता होता है उसकी तरह आपने रट के काम चला लिया हो, लेकिन जरूरी यह है कि आप व्यवहारिक कितने हैं। भाई, आपने सिद्धांत पढ़े हैं किताबों में, उनके जरिए आप रियल लाइफ में आने वाली इस बाधाओं को कैसे निपटा पा रहे हैं, कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, कैसे वहां पर अपना नैतिकता का परिचय दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर वही कहावत आ जाती है, पढ़े लिखे के साथ गुने होना। यानी आप पढ़े लिखे भी हो और गुने भी हो, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी हो, आपको समाज का भी ज्ञान हो, तभी यहां पर व्यवहारिक नीतिशास्त्र पूरी तरह से आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि व्यवहारिक नीतिशास्त्र के अंतर्गत इसकी कुछ उपशाखाएं भी शामिल की गई हैं, जिसमें आपका जैव नीतिशास्त्र आ जाता है, राजनीतिक नीतिशास्त्र आ जाता है, पर्यावरण नीतिशास्त्र आ जाता है, इसके अलावा व्यापार नैतिकता, पत्रकारिता का आ जाता है, खेल नीतिशास्त्र, यानी बहुत सारी इसकी उपशाखाएं हैं। हालांकि सभी शाखाओं को यहाँ पे कवर कर पाना संभव नहीं है। कुछ चुनिंदा शाखाएं जो हैं, जिनसे आपके अक्सर करके आपके एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर आपके स्लाइड में ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैव नीतिशास्त्र की, कि जैव नीतिशास्त्र होता क्या है। देखिए, ये नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसमें जैविक मुद्दों के नैतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, खास करके गर्भपात, इच्छा मृत्यु, चिकित्सा, शोध और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे खास करके इसमें जैव नीतिशास्त्र में आ जाते हैं। अब देखिए, आपका जो इसमें एक मुद्दा है गर्भपात का अधिकार, हम इसके बारे में जानेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी अच्छा मुद्दा भी है और बहुत अच्छे से यहां पर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। गर्भपात का अधिकार वास्तव में भारत में ये अधिकार नहीं है, यानी हम लोग जो भ्रूण होता है, भ्रूण को अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी भ्रूण को अबॉर्ट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, गर्भपात करवाने का अधिकार यहां पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में आप गर्भपात यानी अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो सुरक्षित कानूनी गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है अगर डॉक्टर कहे कि वह जरूरी है। इसके लिए एक आपकी समिति बनी थी जिसका नाम था शांतिलाल शाह समिति, जो कि 1964 में बनी थी और इनकी अनुशंसा के आधार पर गर्भावस्था कानून 1971 में तैयार किया गया, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से। तो कुछ आधारों पर यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार से गर्भपात का अधिकार दिया जाएगा, किन परिस्थितियों में गर्भपात किया जाएगा और अनुमति कैसे दी जाएगी। तो ये सब यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आधार बताए गए हैं, किन आधार पर किसी को गर्भपात का अधिकार दिया जाएगा वो बताया गया है। एमटीपी की धारा 3 यानी द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 की उपधारा 2 है और इसके भी अंतर्गत उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर गर्भपात करवा सकता है, यानी कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्रमाणित डॉक्टर जो है यहां पर गर्भपात करवाने का उसको अधिकार दिया गया है। अब देखिए, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या इसमें इंडियन पीनल कोड के प्रावधान व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, यानी भारतीय दंड संहिता भी तो यहां पर अवरोध उत्पन्न करेगी? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो आईपीसी का जो धारा 45 है, इसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर उस संहिता या किसी और लागू कानून के अनुसार अपराधी नहीं करार दिया जा सकता अगर वह जो एमटीपी है इनके प्रावधानों के अनुसार गर्भपात कराता है। यानी जो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के जो प्रावधान है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर गर्भपात करवा रहा है तो उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। ये बात आईपीसी ने भी क्लियर कर दी है। अब देखिए, किन किन परिस्थितियों में हम यहाँ पे करवा सकते हैं वो सब बताया गया है और जो भ्रूण है, कितनी अवधि का भ्रूण जो है उसको अबॉर्ट करवाया जा सकता है वो भी बताया गया है। जहां गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक की नहीं है तो, और जहां गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 20 सप्ताह से अधिक नहीं है। लेकिन एमटीपी 1971 में जो अबॉर्शन की अवधि रखी गई थी वो 20 सप्ताह की रखी गई थी, यानी जो भ्रूण 20 सप्ताह से कम का है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं।
पहली बात यह है कि यहां पर 2 डॉक्टर इसको कंफर्म करेंगे, कोई एक डॉक्टर कंफर्म नहीं करेगा। हो सकता है एक डॉक्टर आपका जानने पहचानने वाला हो, परिचित व्यक्ति हो, तो हो सकता है वो आपको कह दे कि हाँ हम कर देंगे अबॉर्ट। नहीं, 2 डॉक्टरों की यहां पे परमिशन चाहिए। अगर किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है वो भी बताया गया है। अगर गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती महिला के जीवन खतरे में पड़ सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चा वगैरह जो होता है यानी वो पेट में ही खत्म हो जाता है, पेट में ही मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, महिला की जान को खतरा हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर सेप्टिक या अंदर ही अंदर जहर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में गर्भपात करवाने का प्रावधान है। अन्य भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैंने तो आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका हो, जैसे मान लीजिए कोई महिला कैंसर से पीड़ित है या किसी अन्य असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गई है और उस दौरान उसकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है और भ्रूण का विकास भी होने लगता है। तो अगर भ्रूण का विकास होगा, क्योंकि भ्रूण भी तो पोषक तत्व लेगा भाई, भ्रूण पोषक तत्व कहां से लेगा, अपनी मां से तो लेगा, यानी उस महिला से तो पोषक तत्व लेगा। तो इसमें क्या होगा, ऐसे में महिला के स्वास्थ्य पर, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी अबॉर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो गर्भाधान है वो रेप के द्वारा हुआ हो, बलात्कार के द्वारा हुआ हो, यानी मान लीजिए कोई युवती है उसका अगर रेप वगैरह हुआ है और वो गर्भवती हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी यहां पर इसका अबॉर्शन का अधिकार है। इसके अलावा इस बात का पर्याप्त खतरा हो, अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह शारीरिक या मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और इस प्रकार के उपकरण भी हैं जो कि पेट के अंदर पल रहे बच्चे का पूरा बता देते हैं कि ये स्वस्थ है या फिर स्वस्थ नहीं है या इसमें कोई विकार है। तो कई बार क्या होता है, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती है स्थिति। अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि जन्म देने के बाद अगर बच्चा परेशानी या कष्ट झेले, उससे बेटर यही है कि भ्रूण में ही उसकी अबॉर्ट किया कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, बच्चे को भी आगे कष्ट नहीं होगा और उसके जो माँ बाप हैं या परिवार वाले हैं उनको भी कष्ट नहीं होगा। यानी मान लीजिए बच्चा इस प्रकार का बच्चा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, उसका कोई हाथ गायब है या उसका कोई पैर गायब है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त है बच्चा, यानी विकलांगता का कोई लक्षण है, और ये बात हमें पहले से ही हम लोग जानते हैं, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर अबॉर्ट करने का अधिकार है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है वैवाहिक दंपति ने जो गर्भ निरोधक तरीका अपनाया हो वह अगर विफल हो गया हो। देखिए ये बात पूरी नहीं लिखी गई है यहाँ पर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये लाइन पूरी नहीं है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। अब देखिए आपके कुछ लोगों के माइंड में बात आई होगी कि गर्भ निरोधक तरीके में कॉन्डोम का भी होता है, कॉन्डोम भी आपका गर्भ निरोधक तरीका है एक, क्या इसके विफल हो जाने पर हम करवा सकते हैं अबॉर्ट? नहीं। गर्भ निरोधक का मतलब यह है कि जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नसबंदी होती है, जहां पर कॉपर्टी वगैरह से नसबंदी की जाती है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो नसबंदी है वो विफल हो जाए तब यहां पर अबॉर्शन का अधिकार दिया गया है, नॉर्मल वाला नहीं है। ये ध्यान देना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नसबंदी वगैरह कार्यक्रम चलाए जाते हैं या फिर जो लिखित में होती है नसबंदी और वो विफल हो जाती है, तो उस स्थिति में यहां पर अधिकार दिया गया है। अगला है गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को उसके वास्तविक या बिल्कुल आसपास के वातावरण के कारण खतरा हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई महिला है और मान लीजिए उसके घर में सब आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, या फिर कोई महिला ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहां पर मान लीजिए युद्ध वगैरह छिड़ा हुआ हो या फिर कोई और परिस्थिति बन गई हो कि महामारी वगैरह फैली हो, बाढ़ या आपदा से कोई घिरा हुआ क्षेत्र हो, तो उस स्थिति में भी यहां पर वो अबॉर्ट कर सकती है, ये भी यहां पर प्रावधान है। तो ये तो हो गई इसकी एमटीसी यानी एमटीपी की बात। अब एमटीपी की धारा 3 और इसकी उपधारा 4 ये भी स्पष्ट करती है कि गर्भपात के लिए किसकी सहमति जरूरी है। भाई ये भी तो जरूरी है कि गर्भपात करवा रहे हैं उसके लिए किसकी सहमति ली जाए, ये भी तो बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई युवती जिसकी आयु 18 वर्ष की नहीं हुई है या अगर 18 वर्ष की भी हो तो वह मानसिक तौर पर बीमार हो, तो गर्भपात के लिए उसके अभिभावक की लिखित सहमति लेनी होगी। 18 वर्ष से कम होने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी मतलब लड़की का जो कि टीनएजर है या फिर 18 वर्ष से कम की नाबालिग है, उसके साथ बलात्कार वगैरह हो जाता है, तो उस परिस्थिति में उसके माँ बाप परमिशन देंगे, यानी उसके अभिभावक परमिशन देंगे। अगर 18 साल से ऊपर की लड़की है, उसमें कोई मानसिक विकार है, तो भी उस स्थिति में उसके माँ बाप यहाँ पर परमिशन देंगे। वहीं कोई भी गर्भपात गर्भवती महिला की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता है, यानी सामान्य परिस्थितियों में कोई भी सामान्य महिला है तो उसकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। 18 साल से ऊपर की कोई महिला है तो उसकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। हालांकि अब तो ये 21 साल कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अभी संशोधन करके अब महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। तो अब आने वाले दिनों में इन सब कानूनों में भी संशोधन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी 21 साल से ऊपर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको यहाँ पर बता दी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2014। देखिए, एमटीपी 1971 के कानून को थोड़ा विस्तार देने के लिए, कुछ और संस्थाओं को मेडिकल गर्भपात के काम में लगाने के लिए आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमटीपी एक्ट 1971 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जो कि सफल हुए, और इसी के चलते आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2014 यहां पर आया है। तो यहां पर आप ये देखेंगे, यहां पर बताया गया है कि इसमें जो अवधि है, यानी जो गर्भपात करवाने की अवधि है, वो 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24 सप्ताह कर दी गई है। यानी यहाँ पे 24 सप्ताह वाले एमटीपी की बात करता है ये बिल। और बलात्कार या गर्भ निरोधक पद्धति की विफलता को गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा आघात समझा जाता है इस बिल में। और इसके बाद, इस बिल के बाद ये बिल पारित हो गया और कानून में भी संशोधन कर दिया गया, और एक कानून अब जो बना है उसमें ये कहता है कि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बाद होने वाले किसी भ्रूण संबंधी असमानता के लिए एमटीपी पर विचार किया जा सकता है। यानी मान लीजिए अगर बलात्कार का केस है, मान लीजिए जो भ्रूण पेट में पल रहा है उसमें कोई विकृति है, तो इस स्थिति में 24 सप्ताह तक का भ्रूण अबॉर्ट किया जा सकता है। ये बात यहां पर कही गई है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और हैं। अब देखिए, अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। इसी क्रम में मेनका गांधी जी, जो कि आपकी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, इन्होंने ये बात कही कि गर्भवती महिला को इस बात की जानकारी दे देनी चाहिए कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है। इनका मानना यह था कि अक्सर जो अल्ट्रासाउंड करने वाले संस्थान होते हैं, अल्ट्रासाउंड करने वाले जो भी क्लिनिक होते हैं, वो कुछ ना कुछ ले देकर ये जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं कि आपके पेट में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है। इनका मानना यह था। इनका यह कहना था कि भाई इससे बेटर है अगर आप हर संस्थान पर कार्रवाई करेंगे तो ये संभव नहीं है, और ना हो भी नहीं पाती है। आप देखते हो कार्रवाई होती है फिर से खुल जाते हैं, कार्रवाई होती है फिर से खुल जाते हैं। हमारे भारत की व्यवस्था ही ऐसी है, तो हम ये कार्रवाई कर भी नहीं सकते। इससे बेटर क्या है, आप उसको इस बात की जानकारी उपलब्ध करवा दीजिए, और इसके अलावा उसका एक सार्वजनिक रिकॉर्ड अंकित, यानी सार्वजनिक रिकॉर्ड में चढ़वा दीजिए। जैसे आशा वगैरह जो होती हैं, आशा वगैरह को पता होना चाहिए कि फलानी जो महिला है उसके पेट में लड़का या लड़की है। उसी के अकॉर्डिंग आशा, आंगनवाड़ी उसको जो है, जो भी सरकार मदद देती है वो उन तक पहुंचा पाए। और इससे क्या होगा, एक तो उस बच्चे की केयर भी अच्छे से हो जाएगी, और सार्वजनिक रिकॉर्ड होने की वजह से अबॉर्ट भी नहीं हो पाएगा। ऐसा इनका मेनका गांधी का मानना था। ये मेरे विचार नहीं है, मेनका गांधी के विचार हैं। हालांकि इनके विचारों के विरोध में भी लोगों ने अपने विचार दिए। कई लोगों ने यह भी तर्क रखे, चूंकि भारत लंबे समय तक पितृसत्तात्मक सत्ता रहा है, यहां पर आप देखेंगे हमारे भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सत्ता का यहां पर प्रबलता रही है, तो ऐसे में ये जो उपाय है ये कारगर नहीं होगा, क्योंकि गर्भपात करने के एक उपाय नहीं होते हैं। गर्भपात केवल मेडिकल तरीके से ही नहीं होता है, बहुत सारे उपाय होते हैं। यानी आपने देसी नुस्खे भी सुने होंगे गर्भपात करने के, जो महिलाएं अक्सर अपनाती हैं। और पुराने समय में ग्रामीण जो भारत था, ग्रामीण परिवेश में महिलाएं उसी पद्धति से गर्भपात भी करती थी। दाई वगैरह जो होती हैं, दाई माँ वगैरह बोली जाती हैं, वो सब उनको पता है। तो ऐसे में ये संभव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग यहाँ पर लड़कों को बहुत ज्यादा वरीयता देते हैं। भाई लड़का जब होता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, लड़की होती है तो मातम मनाते हैं। ये इस तरह का भारतीय समाज है, और ऐसे समाज में आप पहले से ही किसी महिला के सामने डिस्क्लोज कर दे रहे हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, तो यहां पर क्या होगा, उस महिला पर भी उत्पीड़न होगा। मान लीजिए उसके जो ससुराल वाले हैं, उसके परिवार वाले हैं, वो भी उस पर टॉर्चर करेंगे। यानी महिला तो हर तरफ से मारी जाएगी। एक तो उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, भाई उसकी जो निजता है, निजता का अधिकार, उसका भी हनन हो रहा है। यानी जो आपका संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के जरिए जो आपका निजता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, इसका भी हनन हो रहा है। साथ ही साथ महिला को प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात उचित नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 1992 में, और ये डिसीजन जो दिया था, एक केस था नीरा माथुर बनाम LIC, यानी नीरा माथुर वर्सेस LIC में ये डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसमें ये निर्णय दिया गया था कि गर्भधारण को निजी रखना निजता का अधिकार का मामला है, यानी इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। यानी जो नीरा माथुर वाला जो केस है, LIC से था ये केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ साफ कर दी है कि जो प्रेगनेंसी का जो अधिकार है, यानी जो गर्भ वाला अधिकार है, इसको निजी रखा जाता है। ये निजता का मामला है, किसी महिला के निजता का मामला है, इसको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ये बात पहले ही बोल चुका है। तो ये हुआ आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2014, और इसके बाद जो कानून बना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब है इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, इसको यूथेनेसिया कहा जाता है। यूथेनेसिया वास्तव में एक ऐसी मौत है जो इंसान खुद के लिए मांगता है। हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस में ये दी जाती है। अब देखिए, इस पर भी कुछ नैतिक प्रश्न उठ जाते हैं। क्या एक इंसान जो लंबे समय तक दर्दनाक और कष्टपूर्ण जीवन जी रहा है,
तो उसको आर्टिकल 21 के तहत, यानी जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, क्या सम्मानपूर्ण तरीके से मरने का अधिकार नहीं है? एक प्रश्न ये भी उठता है, और ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, ये पहले उठ चुका है कि क्या जब संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या हम मर भी नहीं सकते? भाई अपनी इच्छा से हम मर भी नहीं सकते? ये भी एक बात आ जाती है, एक सवाल उठता है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो कि महंगी मेडिकल चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो नहीं ले पा रहे हैं और किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, क्या वो अपनी मृत्यु नहीं मर सकते हैं? भाई क्या वो अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते हैं ताकि वो उन्हें किसी प्रकार की लंबी पीड़ा ना झेलनी पड़े? एक प्रश्न ये भी उठता है, अगर मान लीजिए यूथेनेसिया को लीगल कर दिया जाए तो पुलिस जैसे फर्जी मुठभेड़ करती है, या फिर तमाम जो लोग होते हैं जो कि किसी रंजिश से या फिर कोई विद्वेष भावना रखते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सब जो वाद विवाद चले हैं, इससे हमारे भारत में क्या हुआ, एक्टिव यूथेनेसिया को अनुमति यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं दी गई। यूथेनेसिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्टिव यूथेनेसिया है यानी सहज मृत्यु, और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। तो सबसे पहले एक्टिव यूथेनेसिया की बात करते हैं। देखिए यूथेनेसिया की ये वाली जो विधि है, इसमें चिकित्सक किसी विशेष दवा या रसायन की मदद से क्या करता है, रोगी की मृत्यु को अंजाम देता है। और यह तब होता है जब रोगी कोई असाध्य बीमारी या दर्दनाक रोग से पीड़ित हो और उसके सही होने की संभावना नगण्य या शून्य हो, तब उस स्थिति में इसको जो है यहां पर परफॉर्म किया जाता है। एक्टिव यूथेनेसिया में चिकित्सक क्या करता है, मुख्य रूप से 3 चरणों में मरीज की मृत्यु को तक पहुंचाता है। पहला चरण क्या है, यानी एक तरीका इसका जो होता है प्राणघातक इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन। यानी पहले चरण में क्या करेगा, डॉक्टर मरीज को नींद या बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगा ताकि वो आराम से सो जाए, और सोते सोते ही वो सेकंड और थर्ड स्टेज भी परफॉर्म करेगा, जिसमें क्या करेगा, पहले वो इस प्रकार का इंजेक्शन देगा जिससे कि उसके जो मेन जो शरीर के अंग हैं, जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, उनकी फंक्शनिंग रुक जाए। और उनकी फंक्शनिंग रुकने से क्या होगा, रोगी की व्यक्ति जो भी है जिसने एक्टिव यूथेनेसिया के लिए हम भी भरी है, उसकी आसानी से मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका प्राणघातक इंजेक्शन वाला। अगला एक तरीका है एस्फिक्सिएशन। ये जो तरीका परफॉर्म किया जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, जो कि आपकी बहुत जहरीली गैस मानी जाती है, इसकी मदद से परफॉर्म किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और वहां पर नर्व गैसें जो होती हैं, सेरिन, टैबून, इनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाया जाता है। इससे रोगी की मृत्यु बहुत आसानी से हो जाती है। देखिए आपने सुना होगा, अभी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपने सुना होगा कि बंद कमरे में कभी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए, उसका रीजन क्या है, बंद कमरे में जो ऑक्सीजन होती है, अंगीठी का कोयला उसको खत्म कर देता है, उसको जला देता है, और अंगीठी का कोयला जो होता है ऑक्सीजन को जलाने के उपरांत कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। आपके भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जहां पर बंद कमरे में आग जलाने की वजह से क्या हुआ है, कई सारे लोग सोते सोते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये भारत का मामला नहीं, बहुत सारे देशों में ऐसा हो चुका है। अगला तरीका जो है ये है डेथ मशीन का। देखिए यहां पर एक डॉक्टर जैक कैबोरकियन करके हैं, इन्होंने एक डेथ मशीन इजाद की थी, और अभी हाल में स्विट्जरलैंड में भी एक डेथ मशीन बनाई गई है, जिसमें कि वहां पर ही स्विट्जरलैंड में भी क्या है, यानी मृत्यु को यहां पर कह सकते हैं यूथेनेसिया को, एक्टिव यूथेनेसिया को वहां पर वैलिड कर दिया गया है। तो इस तरह के मामले में यही होता है। यहां पर या तो एक तरीका है प्राणघातक इंजेक्शन है, एस्फिक्सिएशन का है, दूसरा है डेथ मशीन का। यानी इनमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी तरीका चूज कर सकता है अपने मरने का। ये तो हो गया एक्टिव यूथेनेसिया का सिस्टम। अब बात कर लेते हैं पैसिव यूथेनेसिया, इसमें निष्क्रिय मृत्यु बोली जाती है या फिर इसको पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मरीज के शरीर से चिकित्सा संबंधी जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे दवा की नली, वेंटिलेटर, ये सब हटा दिए जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये जो तरीका है पैसिव यूथेनेसिया वाला, ये कब अपनाया जाता है, ये तब अपनाया जाता है कोई लंबे समय तक कोमा में रहा हो, कोई लंबे समय तक कोमा में है और उसके घर वाले उसका जो खर्च है वो वहन करने में सक्षम नहीं है। भाई वेंटिलेटर पे अगर इंसान रखा हो तो आप समझ सकते हैं कि पर डे का 20,000 रुपये का बिल बनता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर यह प्रावधान है, यानी कि प्राय ऐसे रोगी अचेतन स्थिति या कोमा में होते हैं और मृत्यु की प्रक्रिया को महसूस कर पाने की हालत में ये नहीं होते। तो ऐसे में उनकी दवा की नली, वेंटिलेटर या फिर जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह ये सब हटा दिए जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यहाँ पर नोट दिया हुआ है, भारत में केवल आपकी पैसिव जो यूथेनेसिया है, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए जो भी आपका कोई मरीज है जो कि कोमा वगैरह में है, उसका करीबी रिश्तेदार या उसके घर वाले इसकी अनुमति के लिए अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हैं और वहां पर मुख्य न्यायाधीश उसके लिए खंडपीठ बनाते हैं। खंडपीठ में 3 चिकित्सकों की टीम होती है, उनका गठन किया जाता है और
अगर वो उसके लिए एग्री करते हैं, जो चिकित्सकों की टीम है वो उसके लिए एग्री करते हैं, तो यहां पर पैसिव यूथेनेसिया दिए जाने की अनुमति दी जाती है। ये इसका तरीका होता है। तो आपने यहां पर ये बात जान ली है। अब देखिए यहां पर एक बात बताना मैं यहां पर भूल गया हूं। आपने अभी ये जो पढ़ा था, यानी कि जो एमटीपी पढ़ा था, एमटीपी में एक बात और थी। एमटीपी में एक बात कही गई थी कि आप अगर कोई डॉक्टर, कोई रजिस्टर्ड चिकित्सक जो है, अगर अबॉर्शन करवाता है तो वो गुड फेथ के अकॉर्डिंग करवाए। गुड फेथ का मतलब क्या है? जिसमें महिला की जान को कोई खतरा ना हो, उसको गुड फेथ बोला जाता है। हालांकि गुड फेथ का जो मतलब है, मेडिकल ओपिनियन जो है, उसका कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इंडियन पिनल कोड में गुड फेथ का मतलब ये बताया गया है कि सावधानी के साथ आपको ये कार्य परफॉर्म करना है। यानी कोई भी आप अबॉर्शन करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें बच्चे की जान जाए साथ में मां की जान भी चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। यानी कि उसको सावधानी पूर्वक आपको परफॉर्म करवाना है। इसको गुड फेथ कहा जाता है। तो ये भी मैंने यहां पे बता दिया, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। जैव नीति शास्त्र की अगली शाखा है पर्यावरण नीति शास्त्र। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य के उन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। जैसे क्या मनुष्यों को अपने उपभोग के लिए वनों का सफाया करते रहना चाहिए? क्या मनुष्यों को प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना चाहिए? यहां पर एक तर्क यह भी दिया जाता है, चूंकि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा अक्लमंद है, तो क्यों ना प्रकृति के जो संसाधन है उनके ऊपर केवल मनुष्य का ही अधिकार है। यह भी एक तर्क दिया जाता है। तो ये सब तर्क यहां पे दिए जाते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र के बारे में अलग अलग विचारकों की अलग अलग विचार हैं। यहां पर जैसे पर्यावरण को लेकर विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, सिद्धांत हैं, इनमें द्वंद्व देखने को मिलेगा, जहां पर स्वार्थवाद, सुखवाद, मार्क्सवाद, व्यवहारवाद, ये सब मानव केंद्रित दार्शनिक विचारक हैं और इनके विचार जो हैं ये प्रकृति को महज मानव हित साधने का एक उपकरण मानते हैं। और ये जो विचारक हैं ये खास करके प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के औचित्य को एक वैचारिक आधार देने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार यहां पर है कि प्रकृति मनुष्य के लिए साधन, भोग्य तथा विजय है, वह मैत्रीय, सहचर्य या संवेदना का विषय नहीं है। देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। कार्ल मार्क्स ने हमेशा से समाज को एक संघर्ष के रूप में देखा है और इनका मानना यह है कि संघर्ष की जो स्थिति क्रिएट हुई है ये संसाधनों के बंटवारे की वजह से हुई है, क्योंकि संसाधनों का बंटवारा जो है ये न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हुआ है। समाज के कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके हाथ में ज्यादा संसाधन पहुंच गए हैं, इस वजह से वो शक्तिशाली बन बैठे हैं, सत्ता में आ गए हैं, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि संसाधन विहीन है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं गरीब और गुलाम है। तो ऐसा इनका मानना है। वहीं जो परिणाम निरपेक्षवाद या गुण नैतिकता या फिर गांधीवादी जैसे दार्शनिक विचार हैं, ये प्रकृति में निहित आंतरिक मूल्य इनका जो सम्मान करने के साथ साथ उसका संरक्षण करने या फिर अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की ये सीख देते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे आज की दुनिया में जो परिणाम निरपेक्षवाद वाले जो गुण हैं या विचार हैं ये प्रसारित हो रहे हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं ये सब लोग जानते हैं, सब देश जानते हैं कि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सभी देश मिलकर इसके लिए कदम भी उठा रहे हैं। आगे अब बात आती है आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर। तो देखिए आधुनिक विचारधाराएं जिन्होंने दी हैं एथिक्स के संदर्भ में, उसमें सबसे पहला नाम आता है मार्क्सवाद का, मार्क्सवादी नीति शास्त्र। देखिए मार्क्सवाद के बारे में आप लोग सोशियोलॉजी जो मैंने पढ़ाई थी, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी जो पढ़ाई थी, वहां पर आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं इनके बारे में। इन्होंने हमेशा से समाज को संघर्ष की स्थिति में देखा है। यानी कि इनके अनुसार हित हमेशा वर्गगत होते हैं, यानी समाज में कुछ ऐसे हित होते हैं जो कि एक समुदाय विशेष को या वर्ग विशेष को मिलते हैं, इसलिए सामान्य हित की यहां पर धारणा भ्रामक है। इनका मानना वही है कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनके हाथ में ज्यादा संसाधन है, ज्यादा अधिकार संपन्न लोग हैं, तो ये संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो संसाधन विहीन हो गए हैं। वंचित वर्गों के लिए नीति शास्त्र को गढ़ना चाहिए। इन्होंने हमेशा से वंचित वर्गों की, शोषितों की यहाँ पे वकालत की है। यानी कि मार्क्सवादी विचारों में वंचितों, शोषितों की वकालत की गई है और उनको अधिक अधिकार देना, उनको अधिक संसाधन संपन्न बनाना और उनके हितों के संरक्षण की बात इन्होंने की है। खास करके आप ये देखेंगे जो मार्क्सवादी विचार हैं इसमें हिंसा को जायज बताया गया है। अपने न्याय पाने के लिए, अपने अधिकार के लिए हिंसा करना जायज बताया गया है। और भारत में जो नक्सल आप देख रहे हैं वो भी इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित हैं। इन जो नक्सल वगैरह जो वामपंथी हैं जिनको बोला जाता है वो मार्क्सवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो इसमें हिंसा, समानता जैसे मूल्य उचित माने जाएंगे। यहां पर इन्होंने कहा है कि समाज में कोई विभेद ना हो, इसलिए एक ऐसी नैतिक संहिता की आवश्यकता है जिसमें समानता, स्वतंत्रता,
और शोषण मुक्त मूल्य केंद्र में हों। देखिए, हमने आपको बताया है, हमेशा से इन्होंने समाज को एक संघर्ष के रूप में देखा है, यानी इन्होंने हमेशा समाज की जो व्याख्या की है एक संघर्ष के रूप में की है, जिसमें जो चुनिंदा वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न जातियों का शोषण करते हैं। तो इनका मानना यह है कि समाज ऐसा बनना चाहिए जहां पे समानता हो, स्वतंत्रता हो और शोषण मुक्त मूल्य यहां पे केंद्र में हो। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष नीतिशास्त्र का उदय हो। ये इनके विचार हैं, ये मार्क्सवादी नीतिशास्त्र के विचार हैं। हालांकि इनके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगला एक नीतिशास्त्र है लैंगिक नीतिशास्त्र, यानी जेंडर एथिक्स। अब देखिए, बदलते परिवेश में जेंडर एथिक्स जो है इसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और इसके लिए भी दुनिया भर के जो भी नारीवादी समर्थक हैं वो इसके समर्थन में कहीं ना कहीं आकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नारीवादी विचारकों के अनुसार पारंपरिक और धार्मिक नीतिशास्त्र जो है वो मुख्यतः पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये इनका मानना ये है कि जो धार्मिक नीतिशास्त्र वगैरह हैं या पारंपरिक नीतिशास्त्र जो है ये पितृसत्तात्मक सच्चा जो सोच है इससे कहीं ना कहीं ये प्रेरित है। तो इन्होंने मैन स्ट्रीम या फिर मेल स्ट्रीम की संज्ञा दी है कि केवल और केवल ये मेल की वकालत करते हैं, यानी कि जो भी नैतिक आदर्श या नैतिक मूल्य हैं वो पुरुषों के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं की गरिमा या महिलाओं की सम्मान की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो नारीवादी हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। देखिए, पर्सनल इज पॉलिटिकल ये विचार जो था 1960 के दशक में निकला हुआ विचार है, और इस विचार में क्या था वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 1960 के दशक में जो भी छात्र संगठन वगैरह थे या फिर पश्चिम के जो नारीवादी संगठन थे उन्होंने ये विचार निकाला है, और यह विचार कि गृहिणियों और घरों में जो माताएं हैं इनके रूप में अपनी भूमिका निभाने वाली जो महिलाएं हैं इनके जो भी निजी मुद्दे हैं, तो निजी मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनको पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि अगर जब तक सरकार अगर कानून नहीं बनाएगी तब तक उन्हें अधिकार भी नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्लोगन दिया गया है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। यानी इनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार तभी होगा जब सरकार पॉलिटिकली इनका साथ देगी। तो ये नारा इसलिए यहाँ पर दिया गया है। चूंकि शोषण और दमन व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज्यादा है इसलिए राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर होना चाहिए। इनका मानना यह है कि क्योंकि रियल लाइफ में क्या है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, उनका शोषण किया जाता है, तो यहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए, और ये नारीवादियों का मानना है। नारीवादियों का जो मुख्य आदर्श है खुद को व्यक्ति के रूप में दर्जा दिलाना है, ऐसा करना जिसमें सम्मान और गरिमा हो। और ये नहीं है कि नारीवादी विचार केवल पश्चिम में ही है, अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी नारीवादी विचार कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे हमारे भारत में जो महिलाओं की आबादी है पूरी जनसंख्या में 50-50 है, यानी 50% महिलाएं हैं और 50% ही पुरुष हैं। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे विधानसभा है, लोकसभा है या फिर संसद है, इसमें 1/3 से कम महिलाएं पहुंच पाई हैं। और ये भी ये डिमांड की जा रही है कि 50% जो सीट्स हैं, चाहे वो लोकसभा की हों, राज्यसभा की हों या फिर राज्यों की विधानसभाओं की हों, ये सब 50% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएं। क्योंकि जब महिलाओं की जो संख्या है जनसंख्या में 50% है तो सीट्स भी तो 50% होनी चाहिए ताकि महिलाएं अपनी बात रख सकें, ताकि महिलाओं की बात कोई सुनने वाला हो। तो ये भी बात यहां पर की जा रही है। तो आपने लैंगिक नीतिशास्त्र के बारे में भी यहां पर जान लिया है। आगे है अश्वेत नीतिशास्त्र, ब्लैक एथिक्स। जैसा कि इसके बारे में जानते हैं, ये श्वेत अश्वेत का जो पूरा चला था यहां पर, यानी आपने देखा होगा श्वेत अश्वेत को लेकर जो आंदोलन चला था अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में, तो उसको लेकर ये है। यह भी दमन और शोषण की मुक्ति पर आधारित नीति की बात करता है। यहां पर श्वेतों का जो मानना है कि उन्हें भी श्वेतों की तरह मनुष्य के रूप में जीवन जीने का अधिकार मिले और विविधता के संरक्षण पर स्कूली शिक्षा से ही जोर दिया जाना चाहिए। ये बात अश्वेत नीतिशास्त्र कहता है। हालांकि इस तरह से अन्य नीतिशास्त्र भी हैं, तो ब्लैक एथिक्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं पॉलिटी में क्लास 10 की पॉलिटी में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। अब आपका चौथी अवधारणा है फ्राइड का नीतिशास्त्र। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला पोर्शन जो है साइकोलॉजी से यहाँ पर रखा गया है, यानी मनोविज्ञान से यहाँ पर रखा गया है। सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उससे ये विचार निकले हुए हैं। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता का मूल संबंध क्या है? सुपर ईगो के विकास से है। ये सुपर ईगो जो है अत्यधिक नैतिक पक्ष माना गया है। देखिए, इनका मानना यह है कि एक व्यक्ति में 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं वो भी मैं लिख के बता दे रहा हूं। एक तो होता है इड। इड का अर्थ जो होता है मस्ट के रूप में होता है, यानी चाहिए ही, यानी आपके अंदर किसी चीज को लेने के लिए लालसा है कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते। अगर आप इस तरह की बात सोच रहे हैं तो आपके अंदर इड पक्ष हावी है। एक पक्ष होता है ईगो। हालांकि ईगो का इस्तेमाल आप जो है बहुत गलत सेंस में करते हैं। ईगो का इस्तेमाल आप घमंड के रूप में करते हैं, जबकि एटीट्यूड की तरह ईगो भी घमंड के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। ईगो एक मध्यवर्ती पक्ष है
जो इड में और सुपर ईगो में बैलेंस बनाता है। यानी अगर व्यक्ति में इड पक्ष हावी हो जाएगा तो भी व्यक्ति जीवन नहीं जी पाएगा। अगर दूसरा पक्ष जो है सुपर ईगो वाला पक्ष जो है ये भी हावी हो गया, सुपर ईगो वाला पक्ष जो है बहुत ज्यादा नैतिक पक्ष है, बहुत ही ज्यादा नैतिक पक्ष है। अगर सुपर ईगो हावी हो गया तो व्यक्ति अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएगा। तो ईगो क्या है? ईगो एक बीच का रास्ता है जहां पर कुछ विचार इड से भी आ जाते हैं और कुछ सुपर ईगो से आ जाते हैं, यानी हम अच्छाई और बुराई को साथ लेकर चलते हैं। तो ये ईगो वाला पक्ष है। तो फ्राइड के अनुसार सामान्य व्यक्ति के मन में इड मूल प्रवृत्ति है, जैसे वासनाएं, इच्छाएं, ठीक है, यानी ये पैशाचिक प्रवृत्ति इसको बोली जाती है। इड वाली प्रवृत्ति अगर किसी व्यक्ति के अंदर हावी है तो उसको पैशाचिक प्रवृत्ति बोलते हैं। सुपर ईगो जो है ये बहुत ज्यादा नैतिक पक्ष है, अत्यधिक नैतिक पक्ष को सुपर ईगो बोला जाता है और ये समाज द्वारा विकसित होता है। तो इनमें अक्सर संघर्ष चलता रहता है और संघर्ष पर विजय तभी पा सकते हैं जब हम ईगो के जरिए इस पर आगे बढ़ें, क्योंकि ईगो क्या है, इन दोनों में बैलेंस करता है। ना तो हम इड के साथ जीवित रह सकते हैं और ना ही अत्यधिक सुपर ईगो के साथ। तो हम ईगो वाला रास्ता अपनाते हैं, यानी मध्यवर्ती जो पक्ष है या मध्यम मार्ग है उसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके जरिए हम समाज के अपने क्रियाकलाप, अपनी इच्छाएं या अपने जो व्यवहार हैं, प्रतिकूल हैं या अनुकूल हैं, वो सब हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फ्राइड ने मनुष्य के मन के बारे में भी बात की है। तो फ्राइड के अनुसार नीति शास्त्र का मूल संबंध सामूहिक अवचेतन से है, यानी इन्होंने जो सब कॉन्शियस कॉन्सेप्ट है उसको भी बताया है। अर्थात समाजीकरण के दौरान जो मूल्य व्यक्ति के मन में बिठा दिए जाते हैं वे व्यक्ति के अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने जो इनका मनोविश्लेषण सिद्धांत है इसमें मनुष्य के मस्तिष्क के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? एक तो चेतन बताया है, दूसरा, ठीक है, दूसरा यहां पे बताया है अवचेतन, और तीसरा जो बताया है इन्होंने, ठीक है, यानी एक तो चेतन, अवचेतन और अचेतन। इन तीनों का मैं मतलब अभी समझा रहा हूं यहां पर। चेतन का मतलब क्या है? जागृत अवस्था वाला। अचेतन का मतलब क्या है? बिल्कुल सुप्त अवस्था वाला, यानी सोते हुए। एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं। देखिए, आपके सामने एक पानी का ये गिलास है या पानी का कोई भी बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है इस तरह से, ये पानी इसमें इस तरह से मैंने भर दिया और यहां पर एक आइस क्यूब इसमें डूबा हुआ है। देखिए, मैं आइस क्यूब दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये एक आइस क्यूब डूबा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये आइस क्यूब यहां पर डूबा हुआ है। तो देखिए, यहां पर सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जो आइस क्यूब का, जो पानी के ऊपर जो आइस क्यूब का ऊपरी हिस्सा है जो कि तैर रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको इन्होंने चेतन बताया है, यानी कॉन्शियस, ठीक है, ये कॉन्शियस वाला पोर्शन है, चेतन वाला। और ये आपके मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है। यानी आप जो देख रहे हैं, अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका चेतन मन देख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक अगली अवस्था होती है अर्धचेतन वाली, या अवचेतन या अर्धचेतन जिसको बोलते हैं। ये जो है, ये पक्ष होता है बीच वाला, यानी जहां पर आप देख रहे हैं जो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, बिल्कुल उस लेवल पर ये तैर रहा है, जहां पर ये जो पक्ष है ये बोलते हैं अर्धचेतन या फिर अवचेतन वाला पक्ष बोला जाता है। अवचेतन वाला पक्ष ये बोला जाता है। इसका कोई आकार इन्होंने नहीं बताया है कि इसका कितना आकार होगा, नहीं। इसके अलावा जो अचेतन वाला भाग होता है ये पूरे मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है, यानी सबसे बड़ा भाग हमारा जो होता है अचेतन वाला होता है। हमारी जो भी इच्छाएं, जो भी वासनाएं, या जो भी हम अपनी सोच कर बैठे हैं और वो सोच पूरी नहीं हो पाती है, वो हमारी अवदमित हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं अचेतन मन में जाके स्टोर हो जाती है। आपकी जो भी मतलब कह सकते सबकॉन्शियस है, यानी जो आप विचार या बातें आप सीखते हैं वो आपकी अवचेतन मन में चली जाती हैं। अवचेतन मन में क्या होता है कि कभी जब आपको जैसे कोई कॉन्सेप्ट है अचानक से याद आ जाता है, वो अवचेतन मन से निकल कर आता है। अचेतन मन में जब आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं तभी वो चीजें निकल कर आती हैं। अचेतन मन में हम उन चीजों को रखते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, जिन्हें हम ये नहीं चाहते कि डेली डेली हमारे माइंड में ही आए, तो उन्हें हम अचेतन मन में छोड़ देते हैं। तो ये चेतन, अचेतन और अवचेतन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी आप जो अभी देख रहे हैं वीडियो, वो चेतन मन से देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अवचेतन मन में भी हों। अवचेतन का मतलब होता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी आपकी शरीर तो प्रेजेंट है लेकिन आपका माइंड कहीं और है, इसको अवचेतन भी बोला जाता है। अचेतन का मतलब क्या है? पूरी तरह से आप नींद में हैं या पूरी तरह से आप बिल्कुल, आपका कोई ध्यान ही नहीं है, आप अचेतन मन में है। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अचेतन मन का है। और चेतन मन का हिस्सा कितना है? 1/10 है। वहीं अवचेतन या अर्धचेतन का हिस्सा इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो इन्होंने जो बताया है कि जो सामूहिक अवचेतन वाला है, ये यानी कि सामाजिकरण के दौरान जो मूल्य व्यक्ति के अंदर बिठा दिए जाते हैं वे व्यक्ति के अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। यानी जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई क्रियाकलाप होगा, वो व्यक्ति के अवचेतन मन से तत्काल निकल आएंगे और वो तत्काल उसका आचरण करेगा। ये बात इन्होंने अपने बताई है। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत साइकोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट है ही है,
यहां पर भी इसको जो है एथिक्स से जोड़कर बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूर्ण हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, आपकी एथिक्स की सीरीज मुझे लाने में आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब तक इतनी मेहनत मैंने किसी भी पोर्शन पे नहीं की है जितनी एथिक्स में करनी पड़ रही है। तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखिए, इतना तो सपोर्ट आप कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। मेरे तो एफर्ट लग रहे हैं, मुझे तो 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है एक लेक्चर बनाने में। तो आप कम से कम इस वीडियो को 4 से 5 लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा यहाँ पर उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मुझे ये खुशी मिलती है। यानी ये जब वीडियो लाखों लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बताते हैं कि उन्हें इससे क्या लाभ मिला है, इसको देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो मैं बस आप लोगों से बस वही चाहता हूँ। आप लोगों से कुछ रुपया पैसा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, केवल ये चाहता हूँ कि आप लोग जो कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो काम कर दिया कीजिए। यानी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उन लोगों के अंदर भी ज्ञान का प्रकाश जलाइए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।